रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोली भगवान शंकर में बहुत आस्था रखती थी और बचपन से शिव की भक्त थी, इसीलिए सब उसे भोली के नाम से ही जानते थे। उसका असली नाम उमा जैसे तो सब भूल ही गए थे। भोली रामगढ़ गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी और अनपढ़ थी। एक दिन उसका पति उसके पास आता है। अजी सुनती हो, हमारा लल्ला शादी के लायक हो गया है। हमको इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मैं गांव में कहीं इसकी शादी की बात चलाऊं। नहीं जी, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा लल्ला भी वही तिरस्कार सहे जो हमारी वजह से उसे मिला है। गांव की लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी और हम चाहते हैं कि हम अंगूठा छाप हैं, लेकिन हमारी बहू तो पढ़ी लिखी आए। ठीक है, फिर मैं उसके लिए किसी शहरी लड़की का रिश्ता देखता हूँ। मदन अपनी जान पहचान में अपने बेटे की शादी की बात शुरू कर देता है और बहुत जल्द उसके बेटे की शादी पलक नाम की एक शहरी लड़की से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है और देखती है कि आज के जमाने में भी आदि के घर के हर कमरे में खाट थी और ये देखकर पलक हैरान हो जाती है। माँ जी, ये क्या है? आखिर आप किस जमाने की हैं? आज के जमाने में खाट पर कौन सोता है? बदन दर्द नहीं करता है क्या आपका? पैसे नहीं थे पलंग लेने के लिए तो मेरे पिताजी से दहेज लेने की मना क्यों की? वह दहेज में डबल बेड पलंग तो भेज ही रही थे ना। पलक ये कहकर मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। पलक बार बार भोली को शहर की होने का रौब दिखाया करती और भोली बेचारी सब कुछ सहती। एक दिन रेवती, जो कि भोली की सहेली थी, उससे मिलने आती है। माँ जी, ये कौन है? आपकी कोई मेहमान आने वाली थी, आपने मुझे बताया नहीं। हमको खुद नहीं पता था बहू, ये यहाँ से गुजर रही थी, इसने सोचा हमसे मिलती चले तो अचानक आ गई। बहू, इनसे मिल, ये हमारी सहेली है रेवती। पास में मोहन जी। बस बस माँ जी, आपकी सहेली है, आप मिलो, मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। ये कौन है, कहाँ की है? अच्छा अच्छा बहू, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, जरा हम दोनों के लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ला दे। अरे क्या माँ जी, आप भी, एक तो ये अचानक आ गई, अब क्या खाना भी खा कर जाएंगी? अगर खाना खाने आई थी तो बता के ही आती ना, मैं पहले से बना के रखती। आपके हिस्से की 2 रोटियां रखी हैं, एक एक खा लो आप दोनों। पलक ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्यों परेशान होती है भोली? मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट तो भरा है, तू मेरी चिंता मत कर। हम जानते हैं तेरा पेट तो हमारी बहू की बातें सुनकर ही भर गया होगा। हमारी ही गलती है जो शहर की बहू लाए। अगर गांव की होती तो उसमें ये संस्कार होते कि घर आए मेहमान को भूखा नहीं भेजते कभी। भोली ये कहकर उदास हो जाती है और रेवती वहाँ से चली जाती है। उसे अपनी बहू की हरकत का बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। ये सब उसका पति मदन भी नोटिस कर रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास आता है। तुमने शहर की बहू मांगी थी तो तुमको वो मिल गई, लेकिन अब तुमको उसे दिखाना होगा कि उसको भी गांव की सास मिली है, समझी तुम? ये मत भूलो कि उसको तुम्हारी इज्जत करनी आनी चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। मदन ये कहकर चला जाता है और भोली को उसकी बात सही लगती है। जिसके बाद अगले दिन भोली सुबह 5 बजे अपनी बहू पलक को जगा देती है। ओहो, क्या बात है माँ जी, ये कोई समय है क्या जागने का? आप तो जानती है ना कि इस घर में सब लोग 8 बजे सोकर उठते हैं। हाँ जानती हूँ बहुरिया, लेकिन हम गांव की हूँ ना, तो हमको जल्दी उठने की आदत है। अब जल्दी से नहा के हमारे लिए बढ़िया सा खाना बना दे। हमने चूल्हा तैयार कर दिया है। चूल्हा तैयार कर दिया है मतलब? वो तो तू खुद जब रसोई में जाएगी ना तभी समझ जाएगी। भोली ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और पलक रसोई में जाकर देखती है तो उसकी सास ने वहाँ मिट्टी का चूल्हा लेप कर रखा हुआ था। हाय राम रे, अब मेरी गांव की सास चाहती है कि उनकी शहर की बहू इस चूल्हे पर खाना बनाए। धत्तरी की। अब पलक किसी तरह गांव के चूल्हे पर रोटियां और सब्जी बनाकर नाश्ता तैयार करती है और सबके लिए लेकर आती है। खाना खाकर उसकी सास एक लंबी डकार मारती है और मुंह में पानी का कुल्ला करके उस पानी को मुंह में ही पी जाती है और टेबल पर रखी थाली में ही हाथ धो देती है। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? ना बाथरूम दूर है और ना आपके घुटनों में दर्द है,
फिर भी आपने थाल में हाथ क्यों धोए? अरे बहुरिया, इससे घर में बरकत आती है, तू नहीं समझेगी। हरिओम हरिओम। भोली वहाँ से चली जाती है और पलक का मुंह बन जाता है। दिन गुजरते हैं और अब पलक की सास आए दिन गवारों वाली हरकतें किया करती और पलक को नाचना चाहती। एक दिन पलक की सहेली रेवा शहर से उससे मिलने आती है और पलक उसके लिए चाय समोसे लेकर आती है। यार अच्छा हुआ तू मिलने आ गई। पता है मैं तुझे कितना मिस करती थी। अच्छा बहुरिया, तो ये वही सहेली नहीं है जिसकी तू बुराइयां करती थी, जो तेरा पैसा खाती थी और वापस नहीं करती? माँ जी चुप कीजिए ना, ये सुन लेगी तो कलेश हो जाएगा। अरे रेवा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से समोसे बनाए हैं, खाओ ना। पर बहू, ये समोसे तो तू मदन लाल हलवाई के यहाँ से लेकर आई थी ना? अच्छा अच्छा, तुझे अपनी सहेली को ये नहीं बताना है ना कि ये हलवाई के हैं। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी छोटी निकली। क्या माँ जी आप भी ना। ये सब क्या है? पलक, तुम तो मुझे झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। और भले ही तुम्हारी सास गवार है, पर सच्ची तो है। अब एक और झूठ नहीं, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रेवा ये बोलती है और पलक गुस्से में भोली को देखने लगती है। अभी रेवा ने खाना शुरू भी नहीं किया था कि भोली घपाघप प्लेट में रखे सारे समोसे खाने लगती है। ये देखकर रेवा को बहुत गुस्सा आता है। अगर तुझे अपनी सास को ही समोसे खिलाने थे तो मुझे क्या यहाँ गिनती करने के लिए बुलाया था? अरे गौरी सहेली, नाराज काहे होती है? तू चाय पी लेना, वैसे भी तेरा ढांचा ये समोसे खाकर खराब ही हो जाता। रेवा चाय पीने लगती है और भोली एक आवाज वाला बदबूदार बात मारती है। बस पलक बस, तुझसे एक बार 500 उधार के लिए तूने तो मुझे टॉर्चर ही कर दिया और मैं जा रही हूँ यहाँ से, और ये ले तेरे पैसे। रेवा पैसे पलक को देकर चली जाती है और पलक का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और उसके कानों से धुआं भी निकलने लगता है। माँ जी आखिर आपको इस तरह गवारपना करने की क्या जरूरत थी? आप नॉर्मल भी तो रह सकती है ना। जरूरी तो नहीं है ना आप सबको हर बार बताएं कि आप गांव की गंवार हैं। हाँ बहुरिया, सही समझी अब तू। ऐसे ही जरूरी ये भी नहीं है कि तू हमको हर बार बताए कि तू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। ऐसे ही हमको भी बुरा लगा था जब तूने हमारी सहेली के सामने अपनी शहरी ठाट बाट दिखाए थे और उसको जलील किया था। सच कहा है किसी ने, जब तक खुद पर ना ही बीतती ना, एहसास नहीं होता। भोली ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और पलक को एहसास होता है कि वो सच में कितनी गलत थी, जो कि अपनी गांव की सास को खुद का शहर का होने का ताना दिया करती थी। अगले दिन पलक भोली के पास आई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए और नीचे आइए, आपसे कोई मिलने आया है। अरे रे, हम बुढ़िया से कौन मिलने आ सकत है? चल चल के देखत हैं। भोली जाकर देखती है तो उसकी सहेली रेवती उससे मिलने आई थी। रेवती, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे पलक बहू ने बुलाया था, मुझसे कॉल पर माफी मांगी और खाने पर बुलाया। मैंने भी सोचा अब बच्चों से कैसे गिला शिकवा, इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया। तू भी कर दे। हाँ माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे मेरी सहेलियों ने शादी के समय कहा था कि शहर की हूँ तो थोड़ा रौब से रहूँ। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। पलक की बात सुनकर भोली मुस्कुराती है और पलक को माफ कर देती है। अब से ना भोली गांव का गवारपना अपनी बहू को दिखाती और ना ही शहर की ठाट बाट पलक अपनी सास को। हेमा एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। हेमा की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में होती है। हेमा अपनी सास लता के साथ बाजार से वापस आ रही थी। तभी लता हेमा से कहती है, काश मेरी बेटी भी तेरी तरह ही होती तो कितना अच्छा होता ना। जब देखो उसे खाने की ही सोचती रहती है। माँ जी, आप क्यों नंदन जी को इतना बोलती रहती हो? समय के साथ वो भी समझदार हो जाएंगी ना। और कितना समय चाहिए, शादी लायक हो गई है। अब कल को अगर कोई लड़के वाले उसे देखने आ गए तो ये क्या उनके आगे ही डोसा लेकर खुद खाने लग जाएगी? अब बताओ लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे? माँ जी, अब नंदन जी को डोसा पसंद है, तभी तो वो इतना खाती है ना डोसा। होता है कुछ लोगों को कुछ चीजें काफी पसंद आती है, ऐसे ही नंदन जी को डोसा पसंद है। हाँ, लेकिन इसकी ये डोसा खाने की आदत तो बढ़ ही रही है। उसकी वजह से हमें कभी कभी डोसा खाना पड़ जाता है। अब तो उसे समझाना पड़ेगा ना, वरना आगे चलकर परेशानी होगी। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो नंदन जी से?
मैं बात करूंगी ना उनसे। बस तुझ पर ही भरोसा है कि तू अपनी इस पागल ननद जो दिन भर डोसा खाती रहती है उसको सुधार देगी, वरना तो अब मेरे बस की बात नहीं है कशिश को कुछ समझाना। कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी ननन जी से। अगर वो तब भी नहीं मानी तो हम कुछ और सोचते हैं। अरे वो इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है, कुछ और सोचना होगा उसके लिए। माँ जी, अभी तक मैंने उनसे बात भी नहीं की और अभी से बोल रहे हो। और करूँ भी तो क्या करूँ मैं, तुझे पता है 4 दिन पहले पड़ोसन आई थी, उन्हें भी डोसा ही खिला रही थी कशिश, जबकि वो पहले ही बोल चुकी थी कि उन्हें डोसा नहीं खाना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती खिलाया। तो माँ जी, आपको तभी बोलना चाहिए था ननन जी से, तब बोलती तो वो रुक भी जाती। कितनी बार तो बोल चुकी हूँ, मोहल्ले वाले और बोलने लगे हैं कि मेरी बेटी मेरी बात ही नहीं सुनती। कशिश को खुद तो खाना होता है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी डोसा खिलाती रहती है। आप मोहल्ले वालों की बात ही मत सुनो, मैं हूँ ना, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। आपको तो पता है पहले मैं टीचर थी, ऐसे ढीठ बच्चों को अच्छे से सुधारा है। हेमा और लता इसी तरह बात करते हुए घर जा रहे थे। दोनों जैसे ही घर आते हैं तो वहाँ हेमा की ननद कशिश रसोई में डोसा बना रही थी। हेमा रसोई में जाती है और अपनी ननद को देखकर कहती है, ननन जी, आज आपने फिर डोसा बना दिया। लेकिन माँ जी तो बोल रही थी आज खाने में आलू मटर बनने वाला है, लेकिन आपने तो फिर डोसा बना दिया। अब आलू मटर का क्या होगा? भाभी आप भी क्या ही बात करती हो। अरे जब इतनी अच्छी चीज डोसा है तो आप भी क्या आलू मटर खाने की बात कर रही हो। अरे डोसा खाओ, मजा आ जाएगा। लेकिन आप रोज रोज डोसा बना देती हो, माँ जी भी बोलती है कभी कुछ और भी बना लिया करो आप। जब मुझे डोसा पसंद है तो मैं डोसा ही बनाऊंगी ना। अब मैं इतना अच्छा डोसा बनाती हूँ, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपके पैसे बच गए। चलो कोई बात नहीं, डोसा बना रही हो, लेकिन आप मेरे हाथ के आलू मटर खाओ, डोसे का स्वाद भूल जाओगी। मैं इतने अच्छे आलू मटर बनाती हूँ। अरे कभी कभी हमारे हाथ का भी खाना खाओ। भाभी मैं जब छोटी थी ना तो माँ के हाथों की बनी मटर, आलू, गोभी ये सब बहुत खाया करती थी। तब हम माँ की पसंद का खाते थे ना, तो बस अब सब मेरी पसंद का खाओ। अरे लेकिन आप डोसा बना सकती हो तो आपको और भी तो कुछ चीजें बनानी सीखनी चाहिए ना। नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ, मैं डोसा ही बनाऊंगी। आप जाओ बाहर माँ के साथ बैठो, मैं सबके लिए डोसा लेकर आती हूँ, वो भी नारियल की चटनी के साथ। आपने अपने आगे आज तक किसी की बात सुनी है जो अब सुनोगी? जाओ ले जाओ सबके लिए डोसा। अब आपने की ना मेरी भाभी वाली बात। सच ही कहा था माँ जी ने, नंदन जी आसानी से समझने वाली नहीं है, मुझे कुछ करना ही होगा। कशिश अपनी भाभी की बात को नकार देती है और सबके लिए डोसा लेकर आती है। अब कशिश की वजह से सबको डोसा खाना पड़ता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद हेमा सबके लिए रसोई में खाना बना रही थी। तभी कशिश बाहर से आते समय सबके लिए डोसा लेकर आती है। यहाँ हेमा ने सबके लिए खाना परोसा ही था कि वहाँ कशिश भी सबको डोसा देने लगती है। ये देखकर लता कहती है, बहू मैंने तुझे बोला था ना डोसा खाने वाली ननद को थोड़ा समझा ले, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ जी अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ननन जी को बोला ही था, लेकिन इन्होंने ही मेरी बात नहीं सुनी। हाँ तो सुननी ही क्यों है। और माँ, आप भाभी को मुझे क्या समझाने को बोल रही हो? मैं तो वैसे ही इतनी समझदार हूँ, मुझे जरूरत ही क्या है कुछ भी समझाने की। वो तो तेरी समझदारी टपक ही रही है। अरे अपने ससुराल जाकर भी सबको डोसा ही खिलाना है या कुछ और भी बनाएगी कभी? माँ कैसी बात कर रही हो, जब इतनी अच्छी चीज डोसा बना ही रही हूँ मैं, तो फिर और कुछ क्यों ही बनाना है। बहू तू ही समझा अपनी ननद को, मैं तो समझा समझा कर थक गई, लेकिन मेरी बात समझे तब ना। माँ आप बिना बात के ही ड्रामे कर रही हो। अरे डोसा एक तो इतना अच्छा होता है, ऊपर से इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, तो इसे खाने में क्या परेशानी है। लेकिन ननन जी आप हमारी भी तो बात समझो ना, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि रोज रोज एक ही खाना अच्छा नहीं लगता है, कभी कुछ और भी बना लिया करो। रोज रोज आप लोगों की शक्ल देखना भी तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी देखते हैं ना हम। लो अब यही सुनना बचा था, बस डोसा खाने के लिए और सबकी पसंद बनाने के लिए ये हमें ही बोलने लग गई। अरे नालायक, हम तुझे डोसा खाने से मना नहीं कर रहे हैं। माँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मुझसे बोल ही क्यों रहे हो। बहू मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अपनी ननद को समझा दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। माँ जी मैंने ननन जी से बात की थी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू कुछ भी कर, लेकिन इस पागल लड़की के सर से डोसे का भूत उतार दे। अरे हद हो गई है, इतना भी क्या डोसे के लिए प्यार, किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं है। लता परेशान हो चुकी थी कशिश की डोसा खाने की आदत से, इसीलिए वो अपनी बहू को ही गुस्सा करने लगती है।
हेमा भी समझ चुकी थी कि उसकी ननद आसानी से तो मानने से रही, इसीलिए हेमा कुछ दिनों तक तो शांत रहती है। लेकिन एक सुबह कशिश जब सोकर उठती है तो हेमा उसके कमरे में बड़ा सा डोसा लाकर देती है। इतना बड़ा डोसा देखकर कशिश हेमा को कहती है, क्या बात है भाभी, आप आखिरकार मुझे समझ ही गई। हाँ ननन जी, तभी तो मैं आपके लिए इतना बड़ा डोसा लाई हूँ। थैंक यू भाभी, सुबह सुबह मेरे कमरे में वो भी इतना बड़ा डोसा, आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। अब तो आपको रोज ही आपकी पसंद का डोसा मिलेगा, वो भी हर टाइम। भाभी आप तो कमाल हो, मैं डोसा जिंदगी भर खा सकती हूँ। हेमा अब रोज हर समय कशिश को डोसा देती। कई दिनों तक तो कशिश बड़े मजे से दिल से डोसा खाती है, लेकिन लगातार जब हर समय डोसा ही खाने को मिलता है तो कशिश का मन भरने लगता है। इसीलिए उसके बाद जब भी हेमा डोसा लेकर आती तो कशिश कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद हेमा जबरदस्ती कशिश को खाने की टेबल पर डोसा लाकर देती है और उसे डोसा खाने की कहती है। कशिश इतना बड़ा डोसा खा चुकी थी कि अब उसे एक निवाला डोसा भी नहीं खाया जा रहा था। ये देखकर लता कहती है, क्या हुआ बेटा, अब तो हमें लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तू खा ना अपना डोसा, आराम से खा। क्या हुआ ननन जी, आपको डोसा अच्छा नहीं लग रहा क्या, या खाने का मन नहीं है? मैंने खास आपके लिए ही बनाया अपने हाथों से। भाभी वो मेरा डोसा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा मन सादा सा दाल चावल खाने का है। बहू मैंने सही सुना या मेरे कान खराब हो गए? तेरी ननद दाल चावल मांग रही है? हाँ माँ, मैं दाल चावल ही मांग रही हूँ, रोज रोज डोसा खाकर मेरा मन भर गया। देखा माँ जी, मैं बोल रही थी ना, बिगड़े से बिगड़े बच्चे को सुधारे। तो ननन जी क्या है, हेमा ने रोज रोज हर टाइम डोसा खिला खिला कर कशिश के मन में डोसे का भूत ही उतार दिया। उसके बाद कशिश कभी डोसा खाने के लिए नहीं बोलती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।